नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। शाम के 8 बज चुके हैं, वक्त बियॉन्ड हेडलाइंस का है और बियॉन्ड हेडलाइंस में हम करते हैं हर उस एक खबर की पड़ताल जिसके पीछे की सच्चाई आपके लिए जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सच्चाई जिसका ताल्लुक सीधे आपसे है, वो सच्चाई जो इस लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो सच की आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। वो सच जो सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। और आज हम बीबीडी ग्रुप के पार्ट 3 में, जिसका कच्चा चिट्ठा हम बीते 2 दिनों से आपके सामने खोल रहे हैं, उसके पार्ट 3 में आज हम जो खुलासे करने वाले हैं वो देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी गहरी साजिश, इतनी बड़ी चाल, इतनी बड़ी जालसाजी, इतनी बड़ी फरेबी कि मासूमों को, बेगुनाहों को अपने जाल में किस तरीके से इन्होंने फंसाया, उनके नाम पर कैसे इतनी बड़ी बेनामी संपत्ति उन्होंने खड़ी कर ली। उन रसूखदारों की गिरबान पर अभी तक प्रशासन के हाथ नहीं पहुंचे हैं। यहां तक कि प्राइम न्यूज की टीम लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जानते हैं कि हमारे पास जवाब देने के लिए कोई जवाब ही नहीं है। यही एक बड़ी वजह है कि वो सामने आने से बार बार बच रहे हैं। आज कौन सा बड़ा खुलासा प्राइम न्यूज की टीम करने जा रही है, ये जानने के लिए आप देखते रहिए बियॉन्ड हेडलाइंस। अपना ही बैंक, अपनी ही माया, गरीबों का पैसा रसूखदारों ने खाया। फर्जी खाता, फर्जी लोन, सिस्टम में बैठा असली डॉन। दलित की जमीन बीमारी का बहाना, रसूख की ताकत से साम्राज्य बनाया। आठ साल की जांच, 20 लाख का जुर्माना। प्राइम न्यूज ने पकड़ा भ्रष्टाचार का ठिकाना। कहते हैं कि अगर अपना गुनाह छिपाना हो तो सिस्टम को अपना गुलाम बना लो, लेकिन अगर सिस्टम ही अपना हो जाए तो फिर गुनाह नहीं बल्कि एक बिजनेस मॉडल बन जाता है। बीबीडी ग्रुप के बेनामी साम्राज्य की जब हमने परतें खोली तो हमें लगा था कि बात सिर्फ जमीनों और कागजातों तक सीमित है, लेकिन आज जो खुलासा हम करने जा रहे हैं वो भारत के बैंकिंग इतिहास की सबसे बड़ी डिजिटल और मैनुअल डकैती है। आज प्राइम न्यूज के पास वो सीक्रेट रिपोर्ट है जो चीख कर बता रही है कि लखनऊ के कैंट रोड पर स्थित इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक कोई बैंक नहीं बल्कि बीबीडी ग्रुप के काले धन को सफेद करने की एक लॉन्ड्री थी। आज के शो में हम दिखाएंगे कि कैसे एक ही दिन में 25 करोड़ का लोन हवा में बांट दिया गया और कैसे बैंकों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एवरग्रीनिंग ऑफ लोन का वो गंदा खेल खेला गया जिसे देखकर खुद आरबीआई के अफसर भी दंग रह गए। कहते हैं शिक्षा का मंदिर समाज को रोशनी दिखाता है, लेकिन क्या हो जब उसी मंदिर के ऊंचे मीनारों के नीचे बेनामी पाप का अंधेरा पल रहा हो। कैसे विराज सागर दास और अलका दास के कंप्यूटर से ही इस बेनामी दारू के टैक्स रिटर्न भरे जा रहे थे। एक ही आईपी एड्रेस, एक ही ईमेल आईडी और एक ही ऑफिस, यानी मालिक भी वही और मोहरा भी वही। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अंधेरे में छिपे सच को रोशनी में लाना। प्राइम न्यूज की विशेष इन्वेस्टिगेटिव टीम पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश में एक ऐसे रसूखदार घराने की फाइलों को खंगाल रही है जिसने खुद को कानून से ऊपर मान लिया था। हमने पार्ट 1 में आपको दिखाया कैसे अरबों की जमीनें बेचनलाल और प्रमोद कुमार जैसे मामूली कर्मचारियों के नाम पर खरीदी गई। पार्ट 2 में वो डिजिटल फिंगरप्रिंट्स दिखाए जहां मालिक और मजदूर का आईपी एड्रेस और ईमेल आईडी एक ही पाया गया। लेकिन आज पार्ट 3 में हम उस मकड़जाल की गहराई में उतरेंगे जहां बैंकिंग सिस्टम को अपनी निजी जागीर बना लिया गया। आज हम बात करेंगे उस इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक की जिसके भीतर करोड़ों के वारे न्यारे हुए। आज हम दिखाएंगे कि कैसे दलितों की जमीनें छीनने के लिए पूरे के पूरे तंत्र ने घुटने टेक दिए।
आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक न्यूज स्टोरी नहीं बल्कि उस भ्रष्ट इकोसिस्टम का पोस्टमार्टम है जिसे विराट सागर दास और अलका दास के रसूख ने पाल पोस कर बड़ा किया है। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं उस जमीनी हकीकत से जहां कागजों पर इंसानों को बीमार कर दिया गया ताकि उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा सके। उत्तर प्रदेश में दलितों की जमीन खरीदने के लिए कड़े नियम हैं। बिना प्रशासन की अनुमति के ये संभव नहीं है, लेकिन बीवीडी ग्रुप के लिए नियम मायने नहीं रखते। हमारी पड़ताल में सामने आया कि जिन दलितों से जमीनें ली गईं, उनके लिए जो परमिशन लेटर तैयार हुआ उसमें एक अजीबोगरीब समानता थी। दस्तावेजों में दिखाया गया कि जमीन बेचने वाला व्यक्ति अत्यंत बीमार है और उसे इलाज के लिए पैसे की सख्त जरूरत है। सवाल ये है, क्या वो सभी किसान एक साथ बीमार पड़ गए? क्या उस वक्त के तत्कालीन डीएम, एसडीएम और सरकारी डॉक्टरों ने उन मरीजों की जांच की थी? या फिर रसूखदारों के एक फोन पर डॉक्टरों ने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दिए और अधिकारियों ने बिना सोचे समझे फाइलों पर हस्ताक्षर कर दिए? यह सीधा सीधा तंत्र का दुरुपयोग है। उन अधिकारियों की भूमिका आज जांच के दायरे में है जिन्होंने बीवीडी ग्रुप की तिजोरियां भरने के लिए दलितों के हितों की बलि चढ़ा दी। जब आप खुद का साम्राज्य खड़ा करते हैं तो आपको एक ऐसी तिजोरी की जरूरत होती है जहां सवाल पूछने वाला कोई ना हो। बीवीडी ग्रुप ने इसके लिए सहारा लिया इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। लखनऊ के कैंट रोड पर स्थित ये बैंक 9 मई 1989 को शुरू हुआ था, लेकिन इस बैंक की चमक के पीछे अंधेरा बहुत घना था। साल 2004 में एक साहसी महिला साक्षी जैन ने इस बैंक की अनियमितताओं को भांप लिया और आरबीआई से शिकायत की। यहां से शुरू होता है बीवीडी ग्रुप और सिस्टम की सुस्ती का खेल। शिकायत 2004 में हुई, लेकिन आरबीआई की जांच टीम को अपनी रिपोर्ट जमा करने में 8 साल लग गए। इन 8 सालों में सबूतों को मिटाने और फंड्स को ठिकाने लगाने का भरपूर समय दिया गया। 2012 में जब रिपोर्ट सामने आई तो उसने बैंकिंग जगत के उन तमाम नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई जो एक आम आदमी के लिए पत्थर की लकीर होते हैं। इसमें वही बात है, मैंने हजारों करोड़ इन्वॉल्व हैं। हजारों करोड़? हाँ बिल्कुल, आप देखिए हजारों करोड़ का बैंक स्कैम है। ठीक है, टेंडर आप उठा रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट टेंडर कोई छोटी अमाउंट का तो होता नहीं। ये जो आप बात कर रही है किस वर्ष से लेकर के किस वर्ष तक का है? मैं आपको आरबीआई की जो रिपोर्ट है मेरे पास, मैंने 2012 में भी आपको बताया, 2012 की भी जो रिपोर्ट है, 2019 की भी जो रिपोर्ट 2019 की नहीं सॉरी 2017-18 की रिपोर्ट है, 18 की भी रिपोर्ट है, उसमें भी 4 करोड़ रुपए की एक फेक बैंक गारंटी पकड़ी गई है। इन सारी चीजों को लेकर के क्या किसी न्यायालय में जो मामला है वो विचाराधीन है, मामला चल रहा है कहीं पे, क्या जांच हुई, क्या इसमें? मैं आपको बताती हूँ, मैंने फर्स्ट कंप्लेन करी थी 2004 में। 2004 में कोई एक्शन नहीं हुआ, मेरी कंटिन्यूअस कंप्लेन चलती रही। तो 2010 में आरबीआई ने पहला कोर्ट में केस दाखिल किया था, जिसमें लोअर कोर्ट में किया था, और उसकी फिर क्रिमिनल रिवीजन जो है वो हाई कोर्ट में फाइल करी थी, वो 2011 में करी थी। उसके बाद मैंने जब आरबीआई को बार बार कंप्लेन करी, बाकी की एजेंसीज को करी और साथ में डॉक्यूमेंटल एविडेंस दिए, तो आरबीआई ने एक केस और फाइल किया, और वो किया 2001 से 2012 तक का, और वो कोर्ट में लोअर कोर्ट में फाइल किया दूसरा केस। ठीक है, वो भी वहाँ से खारिज हो गया, तो इन्होंने हाई कोर्ट में उसकी क्रिमिनल रिवीजन फाइल करी। ये दोनों केसेस, एक 2011 में रिवीजन फाइल हुई हाई कोर्ट में और एक 2013 में फाइल हुई। इन दोनों को कभी भी फॉलो अप नहीं किया गया आरबीआई के द्वारा। ठीक है, 2021 में मैंने इसमें आईए फाइल करी। उस टाइम पे आप देखोगे इसमें डेट लगी, फटाफट डेट लगी, उसके बाद 1-2 बार डेट लगी, और उसके बाद 2023 से लेके आज 2026 है, अभी तक आरबीआई के जो लॉयर साहब हैं उनको फुर्सत नहीं मिली कि वो जाके फिर से इनकी डेट ले पाते।
आरबीआई की उस रिपोर्ट का पहला बिंदु ही भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। 26 दिसंबर 2007 को इस बैंक में 5 फिक्टिशियस अकाउंट खोले गए। न्यू अशोका लेबोरेटरीज, अलाइट इंडस्ट्रीज, वाधवा ट्रेडर्स, गुप्ता ब्रदर्स और वर्मा बिल्डर्स। इन अकाउंट्स को बिना किसी ठोस आधार के 25 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट दे दी गई। ये पैसा उसी दिन बैंक की नोएडा ब्रांच को ट्रांसफर किया गया और फिर कुछ समय बाद ही नोएडा ब्रांच से 20 करोड़ 71 लाख रुपए वापस उन्हीं पुराने खातों में भेज दिए गए और इस तरीके से 4 करोड़ 29 लाख रुपए गायब कर दिए गए। और बाद में मार्च 2008 के पहले ही पुराने 5 कैश क्रेडिट खातों को बंद कर दिया गया ताकि पुराने खाते एनपीए ना बन जाएं और आरबीआई की नजरों में बैंक की छवि साफ बनी रहे। अब जो 4 करोड़ 29 लाख रुपए गायब किए गए उसको पूरा करने के लिए लखनऊ की कैंट ब्रांच में एक नया टर्म लोन दे दिया गया। 31 मार्च 2008 से पहले यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से ठीक पहले फिर से 5 नए अकाउंट खोल दिए गए। इन्हें 25 करोड़ का टर्म लोन दिया गया। यह सिर्फ बुक मेंटेन करने का खेल था ताकि कागजों पर बैंक को मुनाफे में दिखाया जा सके। बैंकिंग सेक्टर में इसे एवरग्रीनिंग ऑफ लोन कहा जाता है। आज की डेट में हमें 10,000 का भी लोन लेना होगा तो हमसे 10 से 15 डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। आप अपना आधार कार्ड लाइए, आप अपना पैन कार्ड लाइए, अपने पिछले 3 साल में आपने कितने वो ITR फाइल करे हैं वो लेके आइए। आप अपने साथ 2 गारंटर लेके आइए। मान लीजिए आप लोन नहीं देते तो आपकी जगह आपका गारंटर वो करेगा। आप अपना मोबाइल नंबर लाइए, अपने घर का एड्रेस लाइए, आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है और आपका टेम्परेरी एड्रेस क्या है, आप कहाँ जॉब करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे ऐसा कैसे हो रहा है कि एकदम आदमी आसमान से टपका, 2 करोड़ का लोन लिया, गायब, और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं। और आरबीआई कह रही है कि इन्होंने जी KYC फॉलो नहीं करे, नो योर कस्टमर गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी, और आरबीआई करोड़ों के लोन पे 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगा के उनको छोड़ देती है। साजिश का दूसरा बिंदु और भी चौंकाने वाला है। 26 फरवरी 2009 को बैंक की लखनऊ में नादान महल रोड स्थित ब्रांच में यूटी इंटरनेशनल नाम की कंपनी का फर्जी चालू खाता खोला जाता है। बैंक के पास इस खाते का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म तक नहीं है और हैरत की बात देखिए, उसी दिन बिना किसी वेरिफिकेशन के इस खाते में 8 करोड़ रुपए बैंक के हेड ऑफिस से ट्रांसफर कर दिए गए और इसी पैसे को अगले 30 दिनों में बैंक से कैश विड्रॉल कर लिया गया। बैंकिंग नियमों के अनुसार इतने बड़े लेन देन पर कड़ी नजर रखी जाती है, लेकिन यहाँ अगले 30 दिनों के भीतर ये सारा पैसा कैश निकाल लिया गया। बैंकिंग जगत में 2 महत्वपूर्ण फाइलें होती हैं और वो है CTR यानी कि कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और STR यानी कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। नियम कहता है कि इतने बड़े ट्रांजैक्शन के लिए बैंकों को ब्रांच में होने वाले हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को CTR और STR के माध्यम से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि FIU को भेजना होता है। बैंक कर्मचारियों और मालिकों की मिलीभगत से ऐसा नहीं किया गया। इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। आरबीआई की टीम ने 2012 में लखनऊ CJM कोर्ट में शिकायत दर्ज की। उसकी कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। 2004 की शिकायत पर 2009 के स्टेटमेंट्स देखना और फिर 2012 में रिपोर्ट देना आरबीआई का इतना सुस्त रवैया बताता है कि आरबीआई जैसी संस्था भी इतनी सुस्ती से काम कैसे कर सकती है। जबकि आरबीआई ने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बैंक में साइफनिंग ऑफ फंड और इनकम लीकेज यानी कि ब्याज का नुकसान के गंभीर मामले पाए गए। जिन कंपनियों के जरिए ये फर्जीवाड़ा हुआ उनके नाम ये हैं: विनय ट्रेडर्स, अनिल एसोसिएट्स, राजेश बिल्डर्स, विनायक इंडस्ट्रीज, कुमार एसोसिएट, न्यू अशोका लेबोरेटरीज। इन कंपनियों को करोड़ों का लोन दिया गया
लेकिन आरबीआई की टीम ने अपनी रिपोर्ट में एक लाइन लिखकर पल्ला झाड़ लिया कि इनके पेपर नहीं मिले। सवाल ये है कि बिना पेपर के लोन कैसे दे दिया गया, और अगर पेपर नहीं थे तो ये क्रिमिनल केस क्यों नहीं बना। आरबीआई ने यह भी लिखा कि बड़े ट्रांजैक्शन वाले खातों के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म तक मौजूद नहीं थे। ये बैंकिंग नहीं बल्कि संगठित लूट थी। सालों की पुरानी सुस्ती के बाद 2 फरवरी 2022 को आरबीआई की नींद खुली। आरबीआई ने बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग कर दिया और अपनी निगरानी में एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया। बैंक पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। क्या करोड़ों की इस धांधली के लिए 20 लाख का जुर्माना काफी है? क्या 2004 से चल रहे इस खेल की गंभीरता के मुकाबले में ये सजा महज एक दिखावा नहीं है? 24 जनवरी 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब आज भी सिस्टम की फाइलों में एग्जामिन हो रहा है। इतने बड़े फाइनेंशियल इरेगुलेशन में जो दंड दिया गया, क्या वो अपराध के अनुकूल है? अगर 2004 में ही सख्त कार्रवाई होती तो शायद बीबीडी ग्रुप का ये बेनामी साम्राज्य इतना बड़ा नहीं हो पाता। जो चेयरपर्सन है वो ऑलवेज अफिक्सेस हिज थंब इम्प्रेशन ऑन ऑल द रिपोर्ट्स। ठीक है, ये बात आरबीआई खुद कह रही है, मैं नहीं कह रही। कि वो, मैं तो कह ही रही हूँ कि वो बंदा ऐसा था और उसको इस ऐसा बनाने। आपने अपनी शिकायत में जो पीआईएल दाखिल किया है उस पे भी आपने इस बात का मेंशन किया है ना, इस बात को आपने जिक्र किया है। तो वही मैं कोट कर रहा हूँ कि आखिर में जब आप बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो बीमार है, इतनी बड़ी बैंक है जिसमें इतना लोन की बात चल रही है, बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की बात चल रही है, तो क्या उस व्यक्ति को जानकारी नहीं है फिर भी उसके बाद ये काम हो रहा है? आप ये देखिए ना, इसके पीछे की आप इसके पीछे का वो गणित समझिए कि ऐसा क्यों किया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि जो ओरिजिनल कल्प्रेट हैं वो बचे रहें। ओरिजिनल कौन है आपको क्या लगता है? ओरिजिनल मैं तो कह रही हूँ बीबीडी ग्रुप है। बीबीडी ग्रुप में कई कौन नाम में क्या दिक्कत है? मेनली इसमें बीबीडी ग्रुप की सारी फर्म्स हैं। ये खुलासे आज ये साबित कर रहे हैं कि रसूखदारों के लिए बैंक, प्रशासन और कानून महज एक खिलौना थे। दलितों की जमीन से लेकर बैंक के डिपॉजिट तक हर जगह जालसाजी के निशान है। सवाल सिर्फ विराट सागर दास या अलका दास का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का भी है जिसने उन्हें ये सब करने की छूट दी। आरबीआई की 8 साल की देरी और महज 20 लाख का जुर्माना, क्या ये न्याय है? प्राइम न्यूज पूछता है, क्या उन डीएम, एसडीएम और डॉक्टरों पर केस दर्ज होगा जिन्होंने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाई? क्या उन बैंक अधिकारियों को जेल होगी जिन्होंने बिना किसी कागजों के करोड़ों का लोन बांट दिया? हमारी तफ्तीश अभी यहाँ नहीं रुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। सवाल अभी भी कई हैं और शायद इन सवालों पर विराम लगेगा ही नहीं। इसलिए विराम नहीं लगेगा क्योंकि जिस तरीके से काला साम्राज्य यहाँ पर खड़ा किया गया, करोड़ों अरबों की संपत्ति खड़ी की गई, यहाँ पर बेगुनाहों को इन्वॉल्व कर दिया गया और कार्रवाई के नाम पर क्या होता है। 2004 का ये पूरा मामला, जब से पूरा गोरख धंधा चल रहा था, और उसके में कार्रवाई के नाम पर क्या होता है, एक्शन के नाम पर क्या होता है, 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है। जरा सोचिए। हमारे साथ खुद शिकायतकर्ता साक्षी जैन जी जुड़ चुकी हैं, इंडियन मार्केटाइल कॉर्पोरेशन बैंक की पूर्व कर्मचारी हैं, उनसे बात करेंगे। साक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कई सवाल हैं और एक एक कर वो सवालों का जवाब मैं आपसे लेने की कोशिश यहाँ पर करूंगी। बीबीडी ग्रुप को आप कैसे जानती हैं? आप किस भूमिका में वहां पर थी, किस तरीके से काम करती थी, आपका क्या रोल था बीबीडी ग्रुप में? बीबीडी ग्रुप की एक बैंक है इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। मार्च 2000 में मैंने इस बैंक में एज एन ऑफिसर जॉब स्टार्ट करी थी। मैंने वहाँ पे ये पाया कि वहाँ पे बेनामी लोन खड़े किए जाते थे और जो पैसा है वो बीबीडी ग्रुप को प्रमोशन के लिए डाइवर्ट हो जाता था। और मैंने इसकी शिकायत 2004 में आरबीआई को पहली बार करी थी और मैंने आरबीआई को बताया था कि इस बैंक के अंदर किस किस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं। और बैंक के उस टाइम सीजीएम थे श्री एससी अग्रवाल, उन्होंने मुझे मेल पे इसका जवाब भी दिया था कि हाँ, हम आपकी शिकायत पे एक्शन लेंगे।
तो एक्शन लेने की बात आपकी शिकायत पर हुई कि एक्शन लेंगे, ये हाँ बात जी। निकलकर सामने आती है। हाँ। अब आरबीआई से आपने शिकायत कब करी, जी। आगे फिर इस मामले में क्या हुआ? जब आपने कहा कि एक्शन लेंगे तो क्या वाकई में एक्शन लिया गया? मेरी हजारों शिकायतों के बाद आरबीआई ने आज तक एक्शन के नाम पे सिर्फ इतना किया है कि इस बैंक के ऊपर 2 कोर्ट केस किए हैं, एक 2011 में और एक 2013 में। और ये आरबीआई का बहुत बड़ा बड़ापन है कि आरबीआई ने उनको कभी आज तक फॉलो ही नहीं किया। मैं इसके अलावा मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा, मैंने एफआईयू को लिखा। आरबीआई ने कोई भी इनकी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट नहीं करी, फॉरवर्ड नहीं करी। ना ही बैंक ने खुद सस्पिशियस ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड करे। मैंने एफआईयू को भी लिखा, मैंने सीबीआई को भी लिखा, मैंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी लिखा, मैंने सब जगह लिखा। सीबीआई एसीबी से जो है ये केस आरबीआई को वापस ट्रांसफ़र हुआ कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। आरबीआई ने एक्शन के नाम पे 2 कोर्ट केसेस कर दिए और उसके बाद जो भी एजेंसी आरबीआई के पास जाती थी कि इस केस में एक्शन लिया जाए तो आरबीआई के पास एक जवाब होता था इनको देने के लिए कि मैटर इज़ सब जुडिस। मैटर सब जुडिस होने का मतलब क्या ये है कि वो ज़िंदगी भर सब जुडिस ही रहेगा। 2011 से लेके एक केस कोर्ट केस है 2011 में पेंडिंग करके छोड़ा हुआ है, एक 2013 में फाइल किया था हाई कोर्ट में, वो भी आज तक पेंडिंग है। उसको इन दोनों केसेस को आरबीआई ने कभी भी फॉलो अप नहीं किया। सबसे बड़ी बात, उन कोर्ट केसेस के अंदर आरबीआई ने सीधे सीधे बीबीडी ग्रुप की जो संचालक हैं श्रीमती अलका दास गुप्ता, जो कि मेन कल्प्रेट थी, जिनको कि जिनके टाइम पे बहुत सारे बैंक में फ्रॉड हुए, जिनके टाइम पे फेक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बैंक ने शेड्यूलमेंट का सर्टिफिकेट लिया, जिनका ग्रुप उनके फेक लोन्स के बेसिस पे आज पनप के यहाँ तक फैला हुआ है और उनके ऊपर कोई एक्शन ना हो जाए, उनके ऊपर कोई आंच ना आ जाए, इसलिए आरबीआई ने वो चेयरपर्सन थी बैंक की, उनको चेयरपर्सन की बजाय कोर्ट में डायरेक्टर बताया, क्योंकि चेयरपर्सन के ऊपर लायबिलिटी आ जाती है कोऑपरेटिव सेक्टर की बैंक की, इसलिए उनको चेयरपर्सन से भी हटा दिया गया। मैंने जब आरबीआई से कहा कि आपने ऐसा कोर्ट में क्यों लिखा है, तो आरबीआई के डीजीएम डिप्टी जनरल मैनेजर साहब ने मुझे मेल करके कहा कि ये हमसे गलती हो गई है, हम इस गलती को रेक्टिफाई करेंगे। और 2012 में ये बात मुझे लिखी, अगस्त 2012 में, और आज हम 2026 में बैठे हुए हैं, आज तक वो इनकी गलती रेक्टिफाई नहीं होती। मैं आरबीआई से पूछना चाहती हूँ कि ऐसी आपकी कौन सी नस दबी हुई थी कि आपने जो है इतना ज़्यादा साथ दिया। इसका मतलब सीधा सीधा भ्रष्टाचार है कि आप भी उनके साथ चोरी के अंदर पूरी तरह मिले हुए हो। वो चोर हैं तो आप उन चोरों के पहरेदार हो कि कहीं उन चोरों को कुछ हो ना जाए। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आपने शिकायत की और उस पर आगे जो रिएक्शन मिलता है उससे दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है, ये सवाल खड़े होते हैं। बैंकों में देखा जाए तो साक्षी जी, हर साल ऑडिट हो रहा था, तो बैंक के सीए ने अपनी रिपोर्ट्स पर क्यों नहीं कुछ कहा कि बैंक का सीए अपनी रिपोर्ट्स पर कुछ कहता, कुछ जवाब देता, उसकी रिपोर्ट पर या फिर आगे से एक्शन होता, ये सब कुछ क्यों नहीं बताया गया? देखिए, जो बैंक होता है कोऑपरेटिव सेक्टर का, उसमें 3 ऑडिटर्स होते हैं। सबसे पहला बैंक का अपना एक पर्सनल ऑडिटर था, संदीप प्रकाश एंड कंपनी, जिसमें से संदीप जैन जो सीए थे वो बैंक में आते थे और वो ऑडिट कर